नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज सीआईएसएफ के स्थापना दिवस की हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी। गृह मंत्री अमित शाह यहां बोल रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। और कई बार वीरता का प्रदर्शन भी किया है। मित्रों, ये हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष, आजादी के 75 साल किसी भी देश के लिए उपलब्धियों के साल होते हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को तो मनाना ही मनाना है। आजादी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने अपने परिवारों का सब कुछ खो दिया, जान तक का बलिदान दिया, उनकी वीरता के गुणगान, उनके परिचय युवा पीढ़ी को कराना ही कराना है। परंतु साथ में आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश कहां पहुंचा होगा, इसके संकल्प लेने का संकल्प वर्ष भी आजादी का अमृत महोत्सव। और 75 साल से 100 साल की ये देश की यात्रा अमृत काल के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखी है। अमृत काल सिर्फ गौरवगान के लिए नहीं है, हमारे भविष्य को अमृतमय बनाने के लिए है। जो संकल्प हम 25वें साल में लेंगे, वो संकल्प की सिद्धि की यात्रा कठोर परिश्रम के साथ 75 से 100 साल तक ले जाने का काम करना है। मेरा आग्रह है कि सीआईएसएफ के सामने भी ढेर सारी क्षितिजें नई खुली। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले सीएम योगी। लखनऊ में करीब 50 छात्रों के साथ सीएम योगी ने जो है वो संवाद किया है। तो ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से जो है छात्र लौटे हैं। आप जानते हैं कि आज 11वां दिन है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और आपने तमाम बच्चों के वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहे थे, बंकरों में छुप रहे हैं। और आप ये देखिए, खाने पीने पहनने उन्हें हर तरह की व्यवस्था है। जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी जंग थी वहां पर और लगातार वीडियोस आ रहे थे। और उसके बाद से ऑपरेशन गंगा चलाया गया भारत की तरफ से और आपने देखा कि रोज विमान आ रहे हैं वहां से छात्रों को लेकर। तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के जो 50 बच्चे थे उनसे मुलाकात की, उनसे सुना, उनसे बातचीत की और अब उसका ये तस्वीरें जो वीडियो है वो सामने आया है। अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्योंकि हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बातचीत की है इन स्टूडेंट्स से, यकीनन ये हौसला बढ़ाएगा कि आप की जो लीडरशिप है वो हमेशा आपके लिए तैयार है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि भले ही यूपी के वासी किसी भी देश में फंसे हुए हों, जिन हालात से गुजर रहे हों, लेकिन भारत सरकार ने और यूपी सरकार ने अपनी ओर से पहल करके वहां पे फंसे स्टूडेंट्स को न सिर्फ यहाँ पे बुलाया है बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी की है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद से अभी तक जो है वहां पर फंसे स्टूडेंट्स को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जैसे उनकी फैमिलीज कॉन्टेक्ट कर रही है रात आइस के साथ भारतीय दूतावास से, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन के साथ उनको वहां से निकाला जा रहा है। हालांकि इस बीच 50 स्टूडेंट्स ने जो कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री के साथ दिनेश शर्मा भी है जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी, शिक्षा मंत्री भी है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी है पार्टी के, वो भी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर न सिर्फ बता रहे हैं उनको कि यूपी सरकार ने उनके लिए क्या पहल की है, बल्कि वो स्टूडेंट से उनके अनुभव से भी साझा कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको किन हालातों से गुजरना पड़ा, क्या वहाँ पे हालात है, बाकी कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरीके से गुजरना पड़ रहा है हालातों से, कैसे भारत सरकार की मदद से उनको यहाँ लाया गया है, भविष्य को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच रहे हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर। क्योंकि यूक्रेन में जैसे हालात है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्दी वहाँ पे हालात सामान्य हो पाएंगे या उनकी स्टडी कंटिन्यू हो पाएगी। ऐसे में उनकी फ्यूचर को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं मुद्दों को लेकर के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, अपनी ओर से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। अनामिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही क्योंकि ये बात पहले भी आई थी। एक तो सभी के दिमाग में होगा कि भाई बात यहाँ पर क्या हो रही है, दूसरा ये कि इनका फ्यूचर बहुत बड़ा मसला है। बच्चों के साल खराब ना हो जाएं, करियर खराब ना हो जाए, उस लिहाज से भी किसी तरह की कोई काउंसलिंग की प्लानिंग है? जैसे सेंटर में भी कई बच्चों ने शिकायत की तो कोशिश हुई कि उनसे भी बातचीत होगी। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आने वाला है सामने आने वाले समय में।
बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने कि आने वाले समय में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के लिए कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के, कुछ सेकेंड ईयर के, कुछ थर्ड ईयर के हैं, यानी कि इनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं है। और ऐसे में जब देश बदल जाएगा, कंट्री चेंज हो जाएगी, फिर वापस आ गए तो इनकी डिग्री को लेके भी बहुत सारे लीगल मसले फंसेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हालांकि अभी कोई फैसला करना या कोई डिसीजन लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस ट्रॉमा से कि बच्चे गुजर के आए, स्टूडेंट्स गुजर के आए हैं, इनकी फैमिली क्या चाहती है, क्या सोच रही है, और इन बच्चों को क्या बताया गया है वहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटीज में, और आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इनको लेके एक डिस्कशन जरूर कह सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात ये कि इन स्टूडेंट्स को ये समझाना कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, फ्यूचर खराब नहीं हुआ है, फ्यूचर के कुछ प्लान और बन सकते हैं, इनका मोराल बूस्टअप रहना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री इनसे मुलाकात कर इनका मोराल बूस्टअप कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली भी इन्हें सपोर्ट की जरूरत है, मोराल बूस्ट करना है वो भी जरूरी है, और करियर थ्रेट भी है तो उसे भी दूर करना है, बड़ी जिम्मेदारी है। और इस तरह से मुलाकात के जरिए कोशिश ये हो रही है कि बच्चों का सहयोग किया जाए। उधर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र स्वदेश लौट रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए भारत पहुंचे छात्रों ने जो आप बीती बताई वो बेहद डरावनी है। कैसी है वहां की स्थिति, छात्रों की आप बीती, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। यूक्रेन युद्ध का वो खौफनाक मंजर। बंकर्स में फिर शेलिंग होती थी, बिल्कुल पास में ही, बिल्कुल डर के रहते थे। ऊपर अपने रूम्स में भी जाना अलाउड नहीं होता था, दिन में एक बार जाने देते थे। धमाकों के बीच फंसे भारतीयों की वो दर्दनाक कहानी। बहुत बुरी सिचुएशन है। खार्किव बॉर्डर पे पड़ता है, बहुत 30 किलोमीटर पड़ता है बिल्कुल। तो शेलिंग बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो वी वर लाइक बहुत डरे हुए थे हम। बंकर में छिपकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। तो रोज सुबह सुबह बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आती थी, हम उसी से उठते थे और फिर सायरन बजते थे तुरंत, और फिर हम उठ के भाग के जाते थे, बंकर में छुप जाते थे, और कम से कम हर 5-5 घंटे में सायरन बजते थे। कीव और खार्किव में जब हुआ मौत से सामना। हाँ, जब हम मूव कर रहे थे तो मैं बताऊँ आपको कि सायरन बज रहे थे। जब हम पैदल यात्रा पर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हमें चलना था तो सायरन बज रहे थे। हमने डेड बॉडीज देखी और बहुत कुछ देखा, जो आई थिंक कोई अगर 17-18 ईयर ओल्ड के भी बच्चे थे वहाँ, तो उनके लिए आई थिंक ट्रॉमेटिक था। वॉर जोन से निकलने का जब नहीं बचा कोई रास्ता। करने में भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो यूक्रेनियंस थे वो हमें ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहे थे, और बॉर्डर पे भी हाँ उन्होंने हम जब ट्रेन में चढ़ रहे थे तो कुछ लोग एकदम वाइट थे, तो उनको उन्होंने चढ़ने दिया, बाकी साउथ इंडियंस थे उनको मना कर दिया नहीं। यूक्रेन से लौटे छात्रों की आप बीती। और अब बात करेंगे सियासी खबरों की। 7वें चरण के तहत बीजेपी और एसपी के लिए बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी। एक तरफ वाराणसी की बात करें तो बीजेपी का गढ़ है, तो दूसरी तरफ आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद हैं। कौन किसके किले को ध्वस्त करेगा और कौन अपना किला बचा पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। दोनों ही दिग्गजों ने अपने अपने गढ़ में ताबड़तोड़ प्रचार किया है। तो ये तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किस तरह से जिम्मा संभाला हुआ है। क्योंकि हम बनारस की बात करें, जरा गणित समझ लीजिए, 2017 का समझ लीजिए। सभी 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी। 2017 में वाराणसी में चला पीएम मोदी का जादू, लेकिन क्या ये 22 में चलेगा, सबसे बड़ा सवाल। 2017 में आखिरी दौर में काशी में उन्होंने डेरा डाला था, जैसे इस बार भी डाला हुआ है। 2017 में राजभर का बीजेपी के साथ गठबंधन था, यानी कि राजभर वोटर साथ में आए थे। ओबीसी वोटर, जो दलित वोटर्स थे, वो भी बम्पर वोटिंग करते हैं। 2017 में 6 सीटों पर बीजेपी जो है वो रहती है, 2 सीटों पर गठबंधन उनका जीता था। लेकिन इस बार तो बिखराव हो गया है, तो क्या वो जादू इस बार रहेगा?
बीजेपी का गढ़ माना जाता है बनारस। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं। इस बार भी पीएम ने आखिरी दौर में काशी में डेरा डाला। पीएम ने 3 से 5 मार्च तक रोड शो किए, रैलियां की, आपने देखा। वाराणसी के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया। वो एक चाय की दुकान पे भी जाते हैं, आशीर्वाद देते हुए उनकी कुछ लोगों को तस्वीरें आती हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस बार क्या ये सब काम आएगा, ये दिलचस्प है। 2017 की हम बात करते हैं। वाराणसी दक्षिण नीलकंठ तिवारी जीते थे। 2017 में वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव जीते। 2017 में वाराणसी उत्तर से रविंद्र जायसवाल जीते। 2017 में ही सेवापुरी से नीलरतन पटेल अपना दल के जीते थे। रोहनिया से सुरेंद्र सिंह जीते थे और शिवपुर से अनिल राजभर जीते थे। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जो सोशल इंजीनियरिंग 2017 में हुई थी, दरअसल वो इस बार ध्वस्त है। और ये तो हमने एक बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस को लेकर। दूसरी बात करते हैं आजमगढ़, क्योंकि अखिलेश यादव सामने है। वहां का सियासी गणित भी, आजमगढ़ जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। ये एसपी का गढ़ माना जाता है। जब प्रचंड लहर थी बीजेपी की, उस वक्त भी अखिलेश यादव अपना किला बचा गए थे। आजमगढ़ की बात करते हैं। 2017 में एसपी को 5 सीटें, बीएसपी को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिली थी। फिलहाल अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। इस बार एसपी के एमवाई समीकरण की असल परीक्षा होनी है, मुस्लिम और यादव। उसके बाद ओवैसी मुस्लिम दलित समीकरण से आजमा रहे हैं भाग्य। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो शायद वो जो मुस्लिम वोटर्स की, क्योंकि बड़ी संख्या आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र होता है, तो शायद उसमें एक सेंधमारी कर पाएं। ये भी एक अपने आप का नया एक्सपेरिमेंट है। कल 7वें चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कई बाहुबलियों की अग्नि परीक्षा है, जिसमें सुशील सिंह, धनंजय सिंह, दुर्गा यादव, रमाकांत यादव, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और भतीजे सुहेब अंसारी। उधर विजय मिश्रा के भाग्य का फैसला होगा। इन बाहुबलियों का क्या होगा? क्या जनता इनको समर्थन देकर विधानसभा भेजेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो इनकी किस्मत दांव पर है। सीएम योगी लखनऊ में करीब 50 छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी इस मुलाकात की। उन्होंने बात की इन बच्चों से, और हमारे साथ संकेत जुड़े हुए हैं। संकेत, अब सभी की जो नजर इस बात पर है कि भाई मुख्यमंत्री ने क्या टिप्स दिए इन बच्चों को, क्या बातें हुई? बिल्कुल, हम इन बच्चों से ही सीधे बात करते हैं जो यूक्रेन से वापस आए हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इनसे मुलाकात की। क्या कुछ बात की, हम बच्चों से ही पूछते हैं। आप हमारे साथ आइए। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? मुख्यमंत्री ने क्या बात की आपसे? सर, पहले तो उन्होंने हमें वतन वापसी पे कांग्रेचुलेशन बोला, और हम उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। योगी जी ने और मोदी जी ने जो ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया, उसके सक्सेसफुल होने पे हम फाइनली इवैक्यूएट होकर इंडिया आए हैं। और योगी सर से हमारी बात इस मुद्दे पर भी हुई कि हमारा अगर फ्यूचर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि वहाँ पे टर्नोपिल में और यूक्रेन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बंद हो जाएंगी ऑलमोस्ट, तो हमारा फ्यूचर में क्या होगा। तो सर ने हमें जवाब दिया है कि फ्यूचर में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, जिससे आप लोगों का फ्यूचर खराब ना हो। आप वहाँ पे MBBS कर रहे थे? जी, मैं MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था वहाँ पे। बिल्कुल। ये आपका क्या नाम है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई है? मेरा नाम क्यूरी श्रीवास्तव है। मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। अभी भी हम लोग योगी जी से मिलकर आए हैं और मिलकर बहुत ही खुशी हुई, और ये जानकर ज़्यादा खुशी हुई कि जितने हम चिंतित हैं अपने फ्यूचर को लेकर, उतना वो भी हैं। तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि इस बारे में वह भी सोच रहे हैं कि आगे बच्चों का क्या किया जाएगा, उनकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने दी जाएगी, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इस चीज़ का उन्होंने हमें बोला है कि ज़रूर सोचेंगे कुछ। बिल्कुल, और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई, और कब आपकी यहाँ वापसी हुई थी, कब अपने वतन आप वापस आए? सर, मैं 1 मार्च को वापस आया था इंडिया। उससे पहले मुख्यमंत्री जी से जो अभी हमारी बात हुई है, उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे वो और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के इस पे चर्चा करेंगे कि जो बच्चे जिनकी डिग्री अभी बची हुई है और जिनका वहाँ पे बचा हुआ है, साल बचे हुए हैं, जैसे 4th ईयर में, 3rd ईयर में, उन सालों को कंपनसेट करने के लिए अगर वो वहाँ वापस नहीं जा पाते हैं, या फिर वहाँ पे अभी सिचुएशंस अभी भी डायर बनी रहती है आगे चल के, तो उनको मैनेज करने के लिए और उन सब चीज़ों को इंडिया में ही लाके उनको एक तरह से यहाँ पे ही सेटल कराने का। यस सर। तो मुख्यमंत्री जी से मिलके कैसा लगा आपको, जो बातचीत उन्होंने की, क्या बातचीत की आपसे? सर, उन्होंने पहले तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हम लोग वहाँ से सकुशल वापस आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे गार्जियंस के बारे में पूछा, और हमें क्यों वहाँ जाना पड़ा, इस चीज़ का भी डिस्कशन किया उन्होंने। और
उन्होंने इन सब चीज़ों को भी बताया कि जो इतिहास से यानी कि 1947 से जितने कॉलेजेस बने और जितने गवर्नमेंट अभी बना रही है, यानी कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की कोशिश जो कर रही है उसके बारे में। अच्छा, उसके संबंध में भी बातचीत हुई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे तमाम भावी रणनीति पर भी बातचीत की इन बच्चों से। और भी कुछ छात्राएं हैं हमारे साथ में। आप लोग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं? हाँ, अभी मिल के आ रहे हैं बस हमें, और हमें बहुत मतलब उम्मीद है कि कुछ हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। क्या बेहतर चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपकी? हमारी उम्मीद है कि हमें यहीं इंडिया में ही किसी कॉलेज में स्थापित किया जाए ताकि हम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और एक अच्छे डॉक्टर बन सके। बिल्कुल। आप भी मिले हैं मुख्यमंत्री से, तो क्या कुछ बातचीत हुई? जी, उन्होंने कहा हम लोग विकल्प निकाल रहे हैं कि हम लोग का फ्यूचर कैसे वो किया, फ्यूचर में जो सपना है डॉक्टर बनना, वो कैसे हम लोग का किया जाए। कहे हैं उन्होंने कहा हम लोग जल्दी से जल्दी विकल्प निकालेंगे। पहली प्रायोरिटी है पहले सारे बच्चों को निकालना वहाँ से सही सलामत, सारे बच्चों को घर वापस ले आना, फिर हम सबको इकट्ठा करके वो एक डिसीजन लेंगे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार कि आगे हमारे लिए क्या किया जा सकता है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा। बिल्कुल। तो ये बच्चे संकेत अगर पॉसिबल है, नहीं ठीक है, संकेत अगर पॉसिबल हो तो जरा और बात कीजिए। देखिए, ये तो करियर का थ्रेट है, एक साइकोलॉजिकली जो एक चोट पहुंची है, क्योंकि न सिर्फ आप वतन वापस आए हैं बल्कि आप सुरक्षित जिंदा वापस आए हैं। जिस हालात में आप वहां से वापस आए हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, पानी तक की दिक्कत है, वहां पर बिजली नहीं है, तमाम तस्वीरें हैं। तो उसको लेके किसी तरह की कोई काउंसलिंग होगी, कुछ इस बारे में भी बात हुई हो? जरा बच्चे अपना अनुभव बताएं वहां का। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। तमाम और दूसरे बच्चे हैं हमारे साथ में। आप हैं? अच्छा, और बच्चों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चे हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग यूक्रेन से वापस आए हैं, क्या कुछ वहाँ पे कैसा माहौल था यूक्रेन में, कैसा माहौल था? सर, वहाँ पे बहुत गंदी सिचुएशन हो रही है। जिस टाइम हम लोग भी निकले हैं तो उस टाइम पे भी बहुत सिवियर कंडीशन थी। बस जैसे तैसे हम लोग वापस आ पाए हैं इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से। एंड मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी जल्द से जल्द बस वापस आ जाएं, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट सिचुएशन एंड व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान। बिल्कुल। तो वहाँ के जो हालात थे, कहीं ना कहीं आपके मन में वो जिस तरह के जो हालात वहाँ पे रहे, तो आप क्या आप लोग सामान्य महसूस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात आज हुई आप लोगों की? जी, अभी तो बहुत सही लग रहा है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इतना हेल्प किया हम लोगों को। और बाकी जब वहाँ थे तो हमें हमेशा एक डर था कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। बिल्कुल, ये जो डर था ये ही सबसे बड़ी चुनौती है। उस डर को भी अब दिमाग से निकालना है और ये लोग चिंतित हैं अपने दोस्तों के लिए जो भी वहीं पर फंसे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।